नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का दृग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्रिया के बारे में। लेकिन उससे पहले इस क्लास से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सकें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्रिया के विषय में। तो आइए जानते हैं क्रिया को। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना का बोध हो वही क्रिया है। जैसे खाना, पीना, रोना, पढ़ना और लिखना। जैसे मैं बोलूँ खाना, तो खाना क्या एक क्रिया हो रही है। खाना खाने का एक काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से पीना, रोना, पढ़ना, लिखना इत्यादि क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। तो क्रिया से पहले हमको धातु को जानना हो, तो आइए जानते हैं धातु के विषय में। क्रिया के मूल रूप या मूलांश को धातु कहते हैं। धातु में ना प्रत्यय लगाकर ही क्रिया बनाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह कि क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु होती है, और जब धातु में हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो हमें जो है कि क्रिया प्राप्त होती है। जैसे चल एक धातु है, और चल में जब हम ना प्रत्यय लगाए तो चलना बना, और चलना क्रिया है। उसी प्रकार से पढ़ धातु है, और पढ़ में जब हम ना प्रत्यय लगाए तो पढ़ना बना। खा धातु है, और खा में जब हम ना प्रत्यय लगाए तो खाना बना, जो कि एक क्रिया है। यहाँ पर एक बात हमको ध्यान देना है कि धातु पहचानने का सरल सूत्र है कि अगर किसी शब्दांश में ना प्रत्यय लगाने पर क्रिया बन जाती है तो वह शब्दांश धातु होता है। जैसे एक शब्दांश दिया है जा, और इस जा में हम ना प्रत्यय लगाएं तो बन जाता है जाना। जाना क्रिया है, इसका मतलब जा धातु है। उसी प्रकार से खा एक शब्दांश दिया है, और इसमें हम जैसे ना प्रत्यय लगाते हैं तो यह बन जाता है खाना। अर्थात कहने का मतलब कि खा एक धातु है। अब हम बात करते हैं धातु के भेद या धातु के प्रकार की। धातु के प्रकार की बात करें तो धातु दो प्रकार की होती है, एक मूल धातु और दूसरा यौगिक धातु। मूल धातु क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं। जैसे जा, खा, पी, उठ, ये सभी मूल धातु हैं। वहीं बात करें यौगिक धातु की, तो यौगिक धातु जो है मूल धातु से ही बनती हैं। अर्थात मूल धातु में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। कई धातुओं को संयुक्त करके भी यौगिक धातु बनाई जाती हैं, या फिर संज्ञा या विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी यौगिक धातु बनाई जाती हैं। यौगिक धातु तीन प्रकार की होती हैं। तो आइए समझते हैं यौगिक धातु के तीनों प्रकारों के विषय में। तो यौगिक धातु के तीन प्रकार की बात करें तो पहला है प्रेरणार्थक क्रिया या धातु, दूसरा है यौगिक क्रिया या धातु, और तीसरा है नाम धातु। प्रेरणार्थक क्रिया या धातु क्या है? तो मूल धातु में आना या लाना प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इससे प्रेरणा का बोध होता है। जैसे कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो यहाँ पर दिया है उठ, जो कि मूल धातु है, और उठ में जब हम आना जोड़ेंगे तो बन जाएगा उठाना। यह एक प्रेरणार्थक क्रिया है। उसी प्रकार उठ में जब लाना जोड़ेंगे तो उठ में जब वाना जोड़ेंगे तो बन जाएगा उठवाना। देना एक मूल धातु है, और देना में जब आना जोड़े तो बन गया दिलाना, और फिर दिलवाना। कर में जब जोड़े तो बन गया कराना, करवाना। ये सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। सो मूल धातु हो, सो में जब आना जुड़े तो बन गया सुलवाना या फिर सुलाना। खा मूल धातु है, इसमें जब जोड़े तो बन गया खिलाना या खिलवाना। तो मूल धातु में जब हम आना या लाना प्रत्यय लगाते हैं तो हमको
प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरणार्थक धातु प्राप्त होती है। अब हम बात करें यौगिक धातु की। यौगिक धातु क्या होता है? तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनती हैं, उन्हें यौगिक धातु कहते हैं। जैसे रोना, धोना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, खा लेना, उठ जाना। तो इसमें देखें तो दो धातुओं का प्रयोग करके बनाई गई है। जैसे रो धातु, उसके बाद धो धातु, और इसमें ना प्रत्यय लगा गया तो एक क्रिया बन गई, तो रोना धोना बन गया। उसी प्रकार उठना बैठना, चलना फिरना, खा लेना, उठ जाना, अर्थात जहाँ पर दो धातुएं हों वहाँ पर यौगिक क्रिया या धातु होती है। वहीं हम बात करें नाम धातु की। नाम धातु क्या होता है? तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाले धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे गाली संज्ञा है और गाली से बन गया गरियाना, तो ये हो गया नाम धातु। लात संज्ञा है, लात से बन गया लतियाना, तो यह नाम धातु बन गई। बात संज्ञा है और बात से बन गया बतियाना, तो यह नाम धातु है। गरम क्या है? तो गरम विशेषण है और गरम से बन गया गरमाना, तो यह नाम धातु हो गई। चिकना विशेषण है, चिकना से बन गया चिकनाना, तो यह नाम धातु है। ठंडा विशेषण है और ठंडा से बन गया ठंडाना, तो यह नाम धातु है। आइए अब बात करते हैं क्रिया के भेद के बारे में। तो क्रिया की बात करें तो क्रिया को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहले कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। और उसके बाद हम कुछ अन्य क्रियाओं के बारे में भी जानेंगे, जैसे सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कर्म के आधार पर क्रियाओं के प्रकार को। तो कर्म के आधार पर पहली क्रिया आती है सकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ कर्म साथ में हो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। अर्थात कहने का मतलब कि जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना बनती हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म दिया हो या फिर किसी क्रिया के साथ ऐसा लगता हो कि इसके साथ कर्म हो सकता है तो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे हम कहते हैं कि राम फल खाता है, तो क्रिया आ गई खाता, और खाता का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? फल पर, अर्थात यहाँ पर कर्म दिया है तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। उसी प्रकार हम कहें कि सीता गीत गाती है, तो गाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? गीत का, अर्थात यहाँ भी कर्म दिया है तो ये भी सकर्मक क्रिया हो गई। अब यहाँ पर है कि मोहन पढ़ता है, तो अगर हम बात करें कि मोहन पढ़ता है तो हमारे मन और मस्तिष्क में ये आएगा कि मोहन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ता होगा। तो मोहन किताब पढ़ता है, मोहन न्यूज़पेपर पढ़ता है या कुछ पढ़ता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? संभावना बन रही है कर्म की, तो यहाँ भी पढ़ता भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। चूँकि कर्म नहीं दिया है लेकिन संभावना बन रही है कि पढ़ता के साथ कर्म आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उमेश स्कूल जाता है, तो जाने का प्रभाव पड़ा स्कूल पर, अर्थात यहाँ पर कर्म दिया है तो जाना भी सकर्मक क्रिया है। अब हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। तो जिस क्रिया के साथ कर्म न हो और ना ही कर्म होने की संभावना हो, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे राधा नाचती है, तो यहाँ पर नाचती है लेकिन नाचने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर कर्म नहीं है, न ही कर्म की संभावना है, तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से मोहन हंसता है, तो हंसने का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा और न ही संभावना है, तो यहाँ पर हंसना भी अकर्मक क्रिया। उसी प्रकार दौड़ना भी अकर्मक क्रिया और रोना भी अकर्मक क्रिया होती है। यहाँ पर एक विशेष बात हम लोग नोट करके ध्यान देंगे कि यदि क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वहाँ पर क्रिया सकर्मक होती है। यदि कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्रिया अकर्मक होती है। तो समझे एक बार हम लोग क्या कह रहा है कि अगर हम क्या और किसको से प्रश्न करें और हमें कोई उत्तर मिल जाए
तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। और जब हम क्या और किसको से प्रश्न करें और हमें कोई उत्तर न मिले तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो यहाँ पर है कि राम फल खाता है, तो हम प्रश्न करें कि राम क्या खाता है, तो उत्तर मिल गया कि राम फल खाता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कर्म आ गया तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार हम पूछें कि राजू पढ़ता है, तो हम पूछें कि राजू क्या पढ़ता है, तो कुछ न कुछ तो पढ़ता ही होगा। चूँकि यहाँ पर दिया नहीं है कि क्या पढ़ता है, लेकिन यहाँ पर संभावना बन रही है कि कुछ पढ़ता होगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से अगला उदाहरण देखते हैं कि बालक रोता है। अब हम इससे प्रश्न करें कि बालक क्या रोता है, तो कोई उत्तर निकल के आएगा, नहीं निकल के आएगा। अब पूछें बालक किसको रोता है, तब भी कोई उत्तर नहीं निकल के आएगा और न उत्तर निकल के आने की संभावना बन रही है। तो अर्थात न संभावना बन रही है न उत्तर मिल रहा है, तो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह हंसता है। अब प्रश्न करें कि वह क्या हंसता है, कोई उत्तर नहीं आएगा। वह किसको हंसता है, तब भी कोई उत्तर नहीं आएगा और न उत्तर आने की संभावना बन रही है, तो अर्थात यहाँ भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य क्रियाओं की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है। जैसे है, था, थी, थे, गा, गी, गे इत्यादि, ये जो सभी हैं ये सहायक क्रिया हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, तो हूँ यहाँ पर सहायक क्रिया है। वे यहाँ आते हैं, तो है यहाँ पर सहायक क्रिया है। मीरा हंस रही थी, तो थी यहाँ पर सहायक क्रिया है। अब बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। तो जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो राम पहले क्या किया, तो राम पहले भोजन किया फिर सोया, तो पहले क्रिया कौन सी हो रही है, भोजन करने की, अर्थात भोजन करने में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार से गीता स्कूल से आकर घूमने गई, तो गीता पहले स्कूल से आती है फिर घूमने जाती है, तो पहले आने वाली क्रिया हो रही है, तो स्कूल से आने में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार मैं स्नान करके पूजा करता हूँ, तो पहले स्नान करने की क्रिया हो रही है, बाद में पूजा करने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर स्नान में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नाम बोधक क्रिया की। नाम बोधक क्रिया क्या होती है, तो संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर नाम बोधक क्रिया बनाती है। जैसे संज्ञा है लाठी और क्रिया है मारना, यह दोनों जुड़ के बना दिए लाठी मारना, तो यह नाम बोधक क्रिया हो गई। उसी प्रकार संज्ञा है रक्त और क्रिया है खौलना, ये दोनों मिलकर बना दिए रक्त खौलाना, तो यह नाम बोधक क्रिया हो गई। उसी प्रकार दुखी विशेषण है और होना क्रिया है, दोनों जुड़कर बना दिए दुखी होना, तो दुखी होना नाम बोधक क्रिया है। पीला आपका विशेषण है और पढ़ना क्रिया है, दोनों जुड़कर बना दिए पीला पढ़ना, तो पीला पढ़ना क्या है, नाम बोधक क्रिया है। अब हम बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें क्रिया क्या है, पढ़ाने की, लेकिन इस पढ़ाने का प्रभाव हिंदी पर भी पड़ रहा है और छात्रों में भी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर दो कर्म आ गए, एक छात्र और दूसरा हिंदी, तो जब दो कर्म आ गए तो यह द्विकर्मक क्रिया हो गई। उसी प्रकार श्याम ने मनीष को थप्पड़ मारा, तो मारने का प्रभाव जो है कि थप्पड़ पर पड़ रहा है। क्या मारा, तो थप्पड़ मारा। किसको मारा, तो मनीष को मारा, तो यहाँ पर दोनों का जवाब मिल रहा है। अर्थात यहाँ पर मनीष भी कर्म है और थप्पड़ भी कर्म है। तो जब दो कर्म आ जाएं तो वह क्रिया जो है कि
द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर मारा द्विकर्मक है और यहाँ पर पढ़ाई द्विकर्मक क्रिया है। उसके बाद हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे विमल खाना खाने लगा, तो खाने और लगा यहाँ पर दो क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं बन मिलकर एक क्रिया का बोध करा रही हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो रही है। जैसे अगला उदाहरण देखें, मुझे पढ़ने दो। पढ़ना भी क्रिया है और दो भी क्रिया है, लेकिन ये दोनों क्रियाएं संयुक्त होकर एक क्रिया का बोध करा रही हैं, तो यहाँ भी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अतुल पेड़ से कूद पड़ा। कूदना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है और ये दोनों क्रियाएं जुड़कर संयुक्त क्रिया का बोध करा रही हैं, तो यहाँ पर भी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। मैंने किताब पढ़ ली। पढ़ना भी क्रिया है और ली भी क्रिया है, अर्थात लेना भी क्रिया है और ये दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया का निर्माण कर रही हैं। उसी प्रकार से वह खेलती कूदती रहती है। यहाँ पर खेलना भी क्रिया, कूदना भी क्रिया और ये दोनों मिलकर संयुक्त क्रिया का बोध करा रही हैं, तो यहाँ पर जो है कि संयुक्त क्रिया हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्रियार्थक संज्ञा के बारे में। क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है? जब कोई क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब कि जब क्रिया जो है कि संज्ञा के रूप में अपना प्रयुक्त हो तो वहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा होती है। जैसे हम उदाहरण देखें, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहाँ पर जो टहलना है यह जो है कि संज्ञा अर्थात कर्ता के रूप में प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर जो है कि आपकी संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो यहाँ पर भी क्रियार्थक संज्ञा हो रही है। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आशा करता हूँ को आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।